नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, आज के दिन का हम सबको इंतजार था क्योंकि चुनाव पूरी प्रक्रिया हो गई थी और नतीजों में क्या होता है हर कोई जानना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें क्या होगा। और नतीजे वाकई बड़े दिलचस्प रहे। पूरे दिन भर जिस तरह की तस्वीर बनी, खास करके महाराष्ट्र में अगर बात करें, महायुति की आंधी में एमवीए उड़ती हुई दिखाई दी। वहीं झारखंड में बीजेपी को हेमंत सोरेन ने पटखनी दे दी। तमाम कोशिशों के बाद बीजेपी झारखंड में आगे नहीं बढ़ पाई और जो दावा था सरकार बनाने का वो हो नहीं पाया। सवाल सबसे बड़ा ये है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की अगर 9 सीटों की बात करें, अखिलेश यादव लगातार दम भर रहे थे कि लोकसभा का जो मोमेंटम बना उसके जरिए वो उपचुनाव जीतेंगे और उसको 2027 तक यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक बनाकर रखेंगे। लेकिन वहां पर भी ब्रेक लगता हुआ दिखा। आंकड़े क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महायुति के आगे, उस महायुति के आगे जिसके आगे एमवीए पूरा माहौल बना रहा था कि एक तरीके से वापसी हो जाएगी कांग्रेस और तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हो नहीं पाया। वजह क्या है वो समझना है। और बात बीजेपी की भी करेंगे, क्योंकि अगर आप 2014 की बात करें 122 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी की थीं, 2019 की बात करें 105 सीटें, और इस बार की बात करें तो रुझानों के हिसाब से करीब 130 से 132 सीटों के आसपास बीजेपी दिख रही है। कितनी बड़ी उपलब्धि खुद बीजेपी के लिए है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदीप कार्णिक जी अमर उजाला डिजिटल के संपादक हैं, गीता भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्णिमा त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी मौजूद हैं। और बड़ा है मैं समझना। मैं आपसे शुरू करूंगा पूर्णिमा जी, किस तरीके से नतीजों को देखें, क्योंकि आज के नतीजे का इंतजार हम सब कर रहे थे। बहुत सारी चर्चा हुई हरियाणा के जो कुछ हुआ था उसके बाद एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन महायुति ने एकजुट होकर ऐसी आंधी चलाई कि एमवीए उड़ गई। मतलब बराबरी आधी आधी की भी बात नहीं हो पाई, एक साइड में दिख रही है। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? देखिए आदर्श जी, ये जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नतीजे आए हैं, क्योंकि ग्राउंड पे भी ये वन साइडेड है, बिल्कुल ऐसा दिख नहीं रहा था। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी जो वहाँ से जाके खबरें कर रहे थे, भेज रहे थे, उनकी भी मतलब असेसमेंट ये नहीं थी कि वन साइडेड इलेक्शन है। हमें जैसे हरियाणा में कभी हमने जब देखा था कि वन साइडेड थोड़ा हो गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। नतीजे चौंकाने वाले आए हैं, अनएक्सपेक्टेड आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड आए हैं। लिटरली महायुति की सुनामी आई जिसमें कि एमवीए बिल्कुल साफ हो गई, ये तो दिख रहा है। अब उसकी वजहें क्या है, थोड़ा नेचुरल मुझे नहीं लगता है। हालांकि संजय राउत ने तो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया अपनी दे दी थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल फैक्टर लगता है कि इसमें काम में आए हैं, जो कि इस तरह से बिल्कुल एक तरफा रिजल्ट आया है। वो हमें बाद में देखना होगा, उसकी एनालिसिस करनी होगी। झारखंड में जो दिख रहा है, हम इस बार मान के चल रहे थे कि वहाँ भी कांटे की टक्कर होगी, लेकिन इस बार जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बिल्कुल ही पटकनी दे दी, वो भी अनएक्सपेक्टेड रहा है। और उसमें क्या कोई सिंपैथी फैक्टर उनके फेवर में काम कर गया, जिस तरह से उनको जेल में काफ़ी लंबे समय तक रखा गया और बाद में चंपई सोरेन को यूज़ किया गया उनके अगेंस्ट। शायद वहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं आया, जो ट्राइबल वोट जो मेन जेएमएम का मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसको ये पसंद नहीं आया और वो सिंपैथी की वजह से उनके साथ ज़्यादा चला गया। तो ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि एनालिसिस जब हम डिटेल में करेंगे तो सामने आएंगी। झारखंड में और महाराष्ट्र में दोनों जगह कांटे की टक्कर थी, तो वन साइडेड जो रिजल्ट आए हैं दोनों ही तरफ चौंकाने वाले हैं, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, बीजेपी के लिए बिल्कुल ये मतलब बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है उनकी। इतनी सीटें उनको पहली बार आई हैं, कभी नहीं आई थी इसके पहले। तो अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब सीएम के पोस्ट को लेके आपस में क्या खींचतान चलेगी, क्योंकि शिंदे ग्रुप ने और अजित पवार ग्रुप ने भी क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं था कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी सीएम उन्हीं का बनेगा। तो अब वो देखना है कि उसमें क्या निकल के आता है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये सारा ले दे के इस बार का चुनाव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है गीता जी। देखिए, दिन भर इस पर तो हम चर्चा करते रहे कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के लिहाज से सबसे बड़ी बात और सबके मन में यही सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो क्यों इतनी सीटें जीतने के बाद? पहले से बात चल रही थी कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर मेहनत कर रहा है तो वो चाहता है कि हमारा सीएम हो देवेंद्र फडणवीस सीएम हो, लेकिन अगर अपना सीएम बनाते हैं तो एकनाथ शिंदे को साथ में रखना, अजीत पवार को साथ में रखना, ये भी तो बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए। जी आदर्श जी, बिल्कुल अभी जैसा कहा कि बहुत ही मतलब अपने आप में इतनी बड़ी जीत जो है, प्रचंड जीत इसे कहेंगे महायुति की। और इस जीत को देखकर अब क्योंकि भाजपा का अपने आप में शायद ऐतिहासिक सबसे ज़्यादा उनकी असेंबली सीट्स इस बार आई हैं, तो
एक जो स्वाभाविक रूप से एक जो नेचुरल जस्टिस इसे कहते हैं उसके हिसाब से तो भाजपा का एक तरह से क्लेम बनता है, लेकिन जब पिछली बार भी जब शिवसेना, शिंदे गुट और भाजपा ने मिलकर जब सरकार बनाने का सोचा, और उस समय भी अगर आप देखें तो कुछ ऐसा तय नहीं था, लेकिन कुछ एक दूरदृष्टि था, और साथ ही साथ जिस प्रकार का एक समीकरण बैठता है, राजनीतिक समीकरण, उसमें जो ठीक लगा वो उस हिसाब से फिर एकनाथ शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अब ये मिलकर तय करना होगा दलों को, उनके जो मुखिया हैं उनको, कि वो इसको किस दिशा में ले जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, जो सिंक्रोनाइजेशन था पार्टियों के बीच में, क्योंकि ऐसी जीत तभी संभव है जब आपके पास आपका एक तो कार्यकर्ता जो है वो, आपका जो कार्यकर्ता है वो एक तो बहुत उसके अंदर जोश हो, और वो मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव के बाद एक तरह से एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक आई होगी वहां पे। और उसके साथ साथ जो है एक जो कोऑर्डिनेशन रहा, तीनों जो गठबंधन था एक तरह से, उसमें तीनों दलों के बीच में शिवसेना, शिंदे गुट, भाजपा और यहाँ तक ये भी कह लीजिए एनसीपी ने, मतलब जिस भी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने जो भी कूटनीति बनाई, और उसके तहत तो एक उसके बिना ये संभव नहीं है इतनी बड़ी जीत जो, और सभी ने अच्छा किया। ऐसा नहीं है कि एक ने अच्छा किया किसी दूसरे के कॉस्ट पे किया, कि दूसरे का कम हुआ कोई स्कोर, ऐसा नहीं हुआ। तो तीनों ने अच्छा किया, इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन था। तो वो अपने आप में मुझे लगता है वो सिंक्रोनाइजेशन, अब जब इस बात पे बात आएगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो वो सिंक्रोनाइजेशन वहां भी दिखना चाहिए। साथ ही आप देखें तो यहाँ एक चीज और भी कहने का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो रीजनल पार्टीज है महाराष्ट्र को लेकर, क्योंकि आप देखें तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति थी, शिवसेना दोनों तरफ थी, है ना, एनसीपी दोनों तरफ थी, एक तरफ भाजपा थी, एक तरफ कांग्रेस थी। तो ऐसे में जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, इन क्षेत्रीय दलों का जो एक आगे आने वाले समय में कैसा भविष्य रहेगा, जैसे अब शरद पवार जी हैं, उनका, और कांग्रेस का भी अगर आप देखें तो कांग्रेस जो है वो मुझे लगता है शायद 288 में से उनकी 19 या 20 सीट आई हैं। तो अपने आप में तो मुझे लगता है सबसे कम नंबर होगा उनका यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा लगभग सीट पे लड़ा उन्होंने, और इतना कम नंबर लेके आए। और जो आप उसको अगर झारखंड के साथ तुलनात्मक देखें तो यहाँ तो एक राष्ट्रीय दल है जिसने नेतृत्व किया है जीत का, वहां भी कांग्रेस ने किया अच्छा, यहाँ से तो अच्छा किया है, गठबंधन में है, अच्छा करा है, लेकिन वहां जो नेतृत्व है वो वहां भी कांग्रेस नेतृत्व में नहीं है, वहां जो क्षेत्रीय दल है उसका नेतृत्व है, जिसके कारण ये भी साथ में मतलब एक तरह से उस जीत का हिस्सा बने हैं। हाँ जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी समझना होगा। प्रणय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, और हम लोग आप एनालिसिस भी लगातार कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की। जब हम बात कर रहे हैं जहां पर 101 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहां 19 सीटों पर, झारखंड में जहां कुल 81 सीटें हैं वहां पे 18-19 सीटों पर नजर आ रही है। यहां पर तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया तमाम दावों के बाद, और लोकसभा के बाद जो एक आरक्षण और संविधान और उसका माहौल बनाने के बाद जो एक पूरी लड़ाई और एक तस्वीर दिखाई गई कि बस अब रनवे हमारा है और फ्लाइट टेक ऑफ करेंगे, चूक कहाँ हो गई? चूक शायद ये हो गई कि वायनाड की जो सीट थी उसके ऊपर कुछ ज्यादा जोर लगा दिया शायद कांग्रेस ने, क्योंकि इसकी आज के चुनाव नतीजों के साथ में जो कांग्रेस का आंकड़ा है वो करीब 100 पे पहुंच गया है, और प्रियंका गांधी की इस जीत के अंदर। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पूरी तरह से चूकी इस चुनाव को पढ़ने में, और हरियाणा के अंदर उसका नतीजा सामने आया था, लेकिन उसके बावजूद शायद ओवर कॉन्फिडेंस था, या कह लीजिए कि गठबंधन के अंदर आपस में तालमेल नहीं बन पाया। महाराष्ट्र के नतीजों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के नतीजों के अंदर 101 सीटें, यानी महाविकास आघाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने लड़ी महाराष्ट्र के अंदर। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद में कांग्रेस को शायद ये लग रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर उसके पास में बढ़त है, मैंडेट उसके हाथ में है, इसलिए उसको ज्यादा सीटें लड़ना चाहिए। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं, शरद पवार का अब तक का महाराष्ट्र का वर्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। इसके अलावा कांग्रेस के परफॉर्मेंस के अंदर भी हमने आंकड़ा देखा। लेकिन अगर बीजेपी के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि आज के चुनाव नतीजों को बीजेपी के लिहाज से भी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आज करीब 419 सीटों के नतीजे आए हैं, जिसके अंदर 2 विधानसभा चुनाव, इसके अलावा करीब 48 जो विधानसभा के उपचुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव नतीजे। विधानसभा के उपचुनाव नतीजों की बात अगर हम करें तो आप देखिए, पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य बीजेपी ने जीता है, और न केवल जीता है आदर्श,
बल्कि बीजेपी ने अब तक का, जैसा पूर्णिमा जी भी कह रही है, अब तक का अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 133 सीटें बहुत बड़ी होती है, 133 सीटें, यदि 12 सीटें यदि कांग्रेस बीजेपी यदि और जुटा ले तो अपने दम पे वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में है। और साथ ही 2014 के बाद से जो पार्टी लगातार सत्ता में हो, वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके इतनी बड़ी संख्या के अंदर अपना परफॉर्मेंस सुधारे, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा बीजेपी ने आज 48 में से 20 विधानसभा के उपचुनाव जीते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की भी बात की जाए, उपचुनाव की भी बात की जाए, तो 2 सीटों के ऊपर वायनाड और नांदेड़ के अंदर चुनाव था, उसमें से भी एक कांग्रेस के खाते में गई है, तो दूसरी जो सीट है नांदेड़ की सीट वो बीजेपी के खाते में दी गई है। तो अगर आप इस पूरे बड़े पिक्चर को देखें तो इसके अंदर बीजेपी एक क्लियर स्ट्रैटेजी के तौर पर अपने चुनाव को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करती हुई, लड़ती हुई और यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। और साथ ही पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यानी लोकसभा चुनाव के महज कुछ महीने बाद उस मूड को सुधारने में इन चुनाव नतीजों से बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे। जैसा अभी जयदीप जी और हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, जो अमर उजाला के बड़े सम्माननीय सहयोगी उनसे भी चर्चा हो रही थी कि इसके जो नतीजे हैं ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी विधानसभा चुनाव है वहां तक तो जाएंगे ही जाएंगे। बीजेपी के अंदर जो भविष्य की लीडरशिप है उसके लिहाज से भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। देवेंद्र फडणवीस का जो नेतृत्व है ये आगे की जो कहा जा सकता है सक्सेशन लाइन कह लीजिए या जो आगे की जो बिसात है उसके लिहाज से बहुत सारी चीजें ये वाला जो चुनाव है वो तय करेगा। और आगे की तस्वीर क्या होगी यहाँ से वो तय होगा, ये एक बड़ी बात है। लेकिन जयदीप जी, बड़ा है हमें समझना में, एक तो चुनाव के नतीजों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर लगातार हम आप भी चर्चा कर रहे हैं और आप भी तमाम लोगों से जिनसे बात कर रहे थे वो चर्चा कर रहे थे। दूसरी जो सबसे अहम बात यह है बीजेपी के लिहाज से, अगर हम देखें बीजेपी क्या लोकसभा में जो डिरेलमेंट हुआ था बीजेपी का सीटों के हिसाब से वापस ट्रैक पर आ गई, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र। इसी में जोड़ देता हूं, कांग्रेस जो 99 सीटों पर जश्न मनाती घूम रही थी पूरे देश में, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र आते आते फिर वही। जब से हम विश्लेषण कर रहे हैं इन चुनावों का, चाहे हरियाणा के चुनाव की शुरुआत हुई तब से हमने विश्लेषण गहरा चालू किया था। लोकसभा के बाद पहले बड़े चुनाव वही पड़े थे और लोकसभा के चुनाव में एक तरीके से विजयरथ होता था भारतीय जनता पार्टी और 400 पार वाली जो मूव थी वो एकदम मंदी पड़ गई थी और कहीं न कहीं भाजपा के बड़े नेता भी बैकफुट पर नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की भाषा शैली और उनका जो एक व्यवहार था उसमें बदलाव नजर आया और सभी ने उसको, लेकिन वो कहीं न आत्ममंथन का दौर था और वो अपनी स्ट्रैटेजी को रीऑर्गेनाइज करने में अपना समय उन्होंने लगाया, रणनीति को फिर से पुनर्विचार करके तैयार करने में। वहीं आप देखिए कांग्रेस ने क्या किया, हमने तो इनको गिरा दिया, हम तो आगे चले गए, हमने तो 100 तालों की एक चाबी ढूंढ ली संविधान बदलने वाली, हम तो जीत गए। अब जीते तो आप नहीं थे, ये जरूर है कि जितना ज्यादा वो जीत सकते थे उससे कम पे आपने उन्हें रोक दिया। इसकी सफलता को कितने आगे ले जाना है ये शायद कांग्रेस को तय करना था। नेता प्रतिपक्ष का महत्वपूर्ण पद राहुल गांधी को मिला था, उनकी सीटें बहुत बेहतर हुई थी, 40 सीटों पर सिमटने के बाद वो 99 पर आए, तो वो तीसरा जो आंकड़ा था 3 डिजिट वाला वो नहीं अचीव कर पाए थे। अब वायनाड से वो भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंचने का जो धैर्य होता है ना वो सबके पास आसानी से नहीं आता है। जीत को और हार को दोनों को देखने की दृष्टि और पचाने की कला सब में नहीं होती है। राजनीति इसमें एक अलग तरह का धैर्य मांगती है। संविधान बदलने की जो गूंज थी और जो चोट थी उसके जख्मों को सहलाते हुए भाजपा ने अपने आप को फिर से खड़ा किया हरियाणा के चुनावों में और उनको काट मिल गई बटेंगे तो कटेंगे के रूप में। उसमें कांग्रेस की अंदरूनी खामियां और जरूरत से ज्यादा पूरा हुड्डा परिवार पर भरोसा वो सब भी रहे, लेकिन कुल मिलाकर सधी हुई रणनीति से आगे बढ़े। एक सबक ये मिला कि संगठन के बिना भाजपा कुछ नहीं है। उनका जो जमीनी कार्यकर्ता है वो उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। बाहर के दलों से आए हुए नेता हमेशा आपको चुनाव जिता देंगे या जीतने के बाद भी आपके साथ बने रहेंगे, ये जरूरी नहीं है। वो मौका परस्त लोग हैं। लोकसभा के चुनाव में आपने महाराष्ट्र में बड़ी तब्दीली की थी और अजीत पवार को उसी उम्मीद से लाए थे और लोकसभा में वही अजीत पवार जो आज एक विजयी जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं वो धराशायी हो गए थे। तो लोकसभा की रणनीतियों का जो फेलियर था उसका हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया। हरियाणा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में जिस तरह की समझौता कर पाने की या अपनी शक्ति को बढ़ा पाने की पूरी पावर कांग्रेस के पास थी वो उसके बाद खत्म हो गई और इसीलिए अखिलेश यादव ने दन्ने से अपने सारे 7 सीटों के लोग घोषित कर दिए उम्मीदवार और कहा कि आपके पास बची हुई सीटों के लिए मौका है, आप चाहें तो इनमें से जो सीट चाहे ले ले। फिर कांग्रेस को उसको त्यागना ही पड़ा। तो आपने जो 2 बड़े सवाल पूछे थे कि क्या फिर से खड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की और ये भी उनका पड़ाव भर होगा, मंजिल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र में उनके पास ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज कर लेने के बाद भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं को एडजस्ट करने के लिए काफी दमखम लगाना पड़ेगा।
एकनाथ शिंदे के सुर चुनाव जीतने के बाद ही बदल गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तय नहीं हुआ था कि जिसकी सबसे बड़ी जीत होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब अब कुर्सी का मोह उनके ऊपर फिर से हावी है और वो नहीं छोड़ना चाहते। जो संयुक्त पत्रकार वार्ता हुई जीत के बाद सबसे पहली, सबसे बड़ी, जिसमें अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक साथ दिखाई दिए, उसमें बीच में एक अलग तरह की ठसक और मुद्रा के साथ और सबसे लंबा वक्तव्य किसी ने दिया है और उसमें सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को बहुत मजबूती से गिनाया। जहां अजीत पवार का वक्तव्य और देवेंद्र फडणवीस का वक्तव्य चुनावी जीत पर केंद्रित था और चुनावी जीत में जिस तरह की भाषा होती है कि हम जीते और जनता को नमन है और हम नतमस्तक हैं और धन्यवाद हैं और हम, अजीत पवार कह रहे थे कि हम ऋणी रहेंगे और इस ऋण को चुकाने की कोशिश अगले 5 साल करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कह रहे थे? वो योजनाएं गिना रहे थे। वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने जिन योजनाओं को रोक दिया, चाहे वो अटल सेतु हो, चाहे जो पूरा कोस्टल एरिया का ब्रिज बना हो, चाहे लाड़की बहना योजना हो, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को गिनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब कुल मिलाकर वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनकर जो योजनाएं मैंने चलाई, महायुति की इस महाजीत में उनका सबसे बड़ा योगदान। तो सभी का रोल प्ले रहेगा और इससे कौन विजेता बनकर उभरता है व्यक्ति के रूप में वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी अब निश्चित तौर पर थोड़ी आश्वस्त हो सकती है कि जो झटका उनको लगा था लोकसभा चुनाव में, उतना बड़ा झटका अब किसी भी चुनाव में नहीं लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, इसकी गूंज हमको साफ सुनाई दे रही है। अब अगला सवाल ये आ सकता है कि अगर महाराष्ट्र में इस नारे ने काम किया तो झारखंड में क्यों नहीं किया? झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी वैसी प्रचंड जीत और आदिवासी, तो क्योंकि वहां पर आदिवासी इलाका है तो वो हिंदू मुस्लिम से पहले ही जाति समाज पर जा चुका था चुनाव, और झारखंड ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है और सामाजिक उसका पूरा बनावट है कि वहां पर धार्मिक बंटवारा है ही नहीं। वहां अगड़े पिछड़े की, आदिवासी की और मुख्य धारा के व्यक्ति की लड़ाई है। आदिवासी व्यक्ति जब अपने अस्तित्व पर संकट पाता है तो अपने बीच के व्यक्ति को नेतृत्व करता हुआ देखकर उस संकट से खुद को दूर करता हुआ और सुरक्षित महसूस करता हुआ पाता है, और हेमंत सोरेन उसको ऐसे में अपने बीच के व्यक्ति नजर आते हैं। और चंपई सोरेन का कार्ड भी नहीं चल पाया भाजपा के लिए। दूसरी बात, उनको जेल भेजने वाली जो बात थी और पूरा भ्रष्टाचार का मुद्दा भाजपा ने उठाया था, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया और सहानुभूति के वोट हेमंत सोरेन को मिल गए। लेकिन वहीं यूपी के उपचुनाव जो थे, यूपी के उपचुनावों की जीत और उसकी गूंज न केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बल्कि आने वाले भाजपा के पूरे रणनीतिक उस गलियारों में बहुत तेजी से सुनाई देगी। तो ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं। महाराष्ट्र की जो जीत है भाजपा की, झारखंड की जो जीत हेमंत सोरेन की है, और जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ है उसमें 7-2 का अभी जो आंकड़ा चल रहा है लगातार, और 1-2 ही परिणाम अब आने बाकी रह गए हैं। इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाएगा। आदर्श जी, मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये भाजपा की महाराष्ट्र की जीत को देखें तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है, और उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा उस विश्लेषण का वेट करना चाहिए। नहीं, थोड़ा आपके मन में कुछ है मुझे लग रहा है, जो आप इशारा कर रही हैं लेकिन बता नहीं रही। आ रही हूँ जो सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सब बातें हम सुन रहे हैं आज, वो कहीं पे ग्राउंड में नहीं दिखा। और जहां तक आपस की एक समझ की बात है, तो इनका कटे बटे का नारा तो इनके अपने साथियों ने ही नकार दिया। भाई अजीत पवार ने तो खुलेआम कह दिया और बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी इसके ऊपर अपनी असहमति जारी कर दी। तो ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन, कोई स्ट्रैटेजी की बहुत बड़ी सफलता से इनको ये जीत मिली है, ये नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे दूसरे कोई फैक्टर काम बात कर रहे हैं। नहीं, ईवीएम तो इस बार जब तक कोई प्रूफ नहीं हो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा आपसे कि संजय राउत भी कह चुके हैं नहीं संजय राउत का वोट नहीं है। मैं संजय राउत कौन आके वोट दे गया फिर? नहीं संजय, एक चीज नहीं, उसमें एक चीज हम उसको पॉइंट आउट कर दें कि हमने जब एग्जिट पोल पे चर्चा की थी तो हमने 6 बजे के करीब जो चर्चा थी तो 59% वोट पे हम बहुत आश्चर्य जाहिर कर रहे थे कि महाराष्ट्र में वोट परसेंटेज कम कैसे हो गया, और 8 बजते बजते वो 65% हो गया, और एक दिन के बाद उसमें 2% और इजाफा हो गया। तो ये इतना बड़ा इजाफा एकदम से कैसे हो गया? और ये जो जब इजाफे की बात सामने आई तो सबसे पहला जो रिएक्शन था वो बीजेपी की तरफ से आया कि ये सारे वोट हमारे फेवर में पड़े हैं। तो ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से आ गया, किस वजह से उनको लगा कि ये जितने एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं उन्हीं के पड़े हैं? तो ये थोड़ा देखने वाली बात होगी, और विश्लेषण करने के लिए समय बहुत है, हम करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा कि कुछ एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल फैक्टर्स इसमें काम आए हैं। कोई कोऑर्डिनेशन या सिंक्रोनाइजेशन या स्ट्रैटेजी का कमाल नहीं है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैंने कहा कि डिएगो मैराडोना ने भी जो है वर्ल्ड कप सॉकर जीतने के बाद कहा था कि हैंड ऑफ गॉड जो था
उसने उससे जिताए थे। तो ये अदृश्य हैंड की बात कही जाती है, लेकिन हमेशा देखिए किसी भी चुनाव का आकलन जो है नतीजों को पढ़ा जाना चाहिए, बेहतर तरीके से समझा जाना चाहिए। मैं पूर्णिमा जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जिसे भी जीत मिली है तो उसके पीछे उसके संगठन की भी ताकत रही होगी, उसने मोबिलाइज किया होगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं किसी भी चुनाव के अंदर, जो जिसे मत मिला है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पॉपुलर वोट ज्यादा मिलने के बावजूद, यानी वोट प्रतिशत ज्यादा बेहतर होने के बावजूद सीट उसके पास नहीं जाती है, सीट किसी और खाते के अंदर जाती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन केवल ईवीएम मैया सम्मान योजना को अगर आप उसको श्रेय दे रहे हैं तो यहाँ भी तो देना होगा ना। ये भाजपा का बिल्कुल वोट यहाँ प्रतिशत यहाँ भी ज्यादा देना है। होगा। अगर आप देखें हाँ। चूंकि पूर्णिमा जी और गीता जी आगे बैठी हुई हम लोगों से, तो ये बताता है कि किस तरीके से भारत के चुनावों के अंदर महिला फैक्टर जो है एक बड़ा बना है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर देखें या मैया योजना तक देखें, हर कोई ये कह रहा है। आज जो एकनाथ शिंदे अपने चुनावी उपलब्धियों को गिना रहे थे, योजनाओं का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने भी लाडली बहना योजना की तरह जो लाड़की बहना योजना थी उसका जिक्र किया उन्होंने, और ये एक फैक्टर के तौर पे। और मैं तो अभी अमेरिका में भी था, मैंने वहां भी इस चीज को पढ़ा कि किस तरीके से महिला वोटर जो हैं वो एक बड़ा फैक्टर बन रहे हैं अमेरिका के चुनाव से लेकर भारत के चुनाव तक। ये अलग बात है कि अमेरिका में महिला राष्ट्रपति नहीं बनने दे रहे हैं, वो एक अलग कहानी। ये एक और ये अगर आप ध्यान दें तो विदर्भ जो है ना, विदर्भ का जो रीजन है उसमें उस क्षेत्र में एक क्वेश्चन मार्क था कि वो किधर को जाएगा, और वो एक बहुत बड़ा चेंजिंग फैक्टर, महिलाओं वाला तो विषय है ही, लेकिन साथ में वहां पे जो भाजपा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा पहले के मुकाबले में, उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसको ये भी है। जीतने और में। देखिए मराठा आरक्षण को लेकर भी मेरे नहीं, को आदर्श जी जो एज हमें दिखाई दे रहा था, ये हम पूरी चर्चा में हमने ये माना था, लेकिन इस तरह से एक तरफ सफाई बिल्कुल दूसरी तरफ की हो जाए और एक तरफा चुनाव का रिजल्ट आ जाए, ये ग्राउंड पे नहीं दिख रहा था। और मुझे लगता है एक इसकी बड़ी वजह है कि इस चुनाव में अडानी फैक्टर बहुत जोर शोर से काम किया है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे ने खुलेआम अनाउंस कर दिया था कि वो पावर पे आते ही इस प्रोजेक्ट्स को, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करेंगे और जो बाकी जो डील उसकी वजह से हुई है उसको भी रिव्यू करेंगे। तो मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए बहुत हाई स्टेक सिलेक्शन हो गया था, जो करो या मरो की स्थिति में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जीतना ही है, चाहे साम दाम दंड भेद जो करना पड़े। इसका आपकी तो बात से मैं सहमत हूँ। इसका इशारा तो बड़ा गंभीर है जो पूर्णिमा जी कह रही हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है जब उद्धव जी आए तो उस समय उन्होंने जितने मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो उन सबको जो है उन सब पे रोक लगा दी थी, चाहे वो समृद्धि एक्सप्रेस वे हो नागपुर से जो मुंबई तक के लिए बनने का था, आपका मेट्रो का जो था उसको भी वो भी स्टॉल हो गया था एक तरीके से, और भी इस तरह के बाकी भी जो थे जो प्रोजेक्ट्स थे, अटल सेतु का था वो भी बंद हो गया था काम उस पे। उन्होंने एक साथ काम किया है, और उसमें एक चीज आप अगर ध्यान दें तो एक जो मैंने नोटिस किया कि आपकी जो है वहां पे एक जन आक्रोश रैलियां जो है 400 से ज्यादा पिछले 2 साल में हुई, जो एक हिंदू समाज को लेके जो विषय आया था उसका एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन भी था। बहुत ही मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि भाजपा को जो मतलब एक तरह से उनको मतलब धमकी सी दी कि कोई जो है उनको एंटरटेन नहीं करेगा, और रीजन वाइज मतलब बिल्कुल लिस्ट लेके कि यहाँ इसको देना है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है वो भी एक अंत में उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और उलेमा बोर्ड ने जिस प्रकार से एक लिस्ट दे दी, हम आपको तभी विकास आघाड़ी को तभी आप समर्थन देंगे जब तक आप हमें ये नहीं दोगे, तो मुझे लगता ये भी जो विषय है ये महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि ये इन्होंने भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है इस बात के लिए। ये तमाम चीजें हैं। एक बार सुनील शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार मैं उनके पास भी चलने की कोशिश करता हूँ। सुनील जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, किस तरीके से नतीजों को देख रहे हैं, एक और दूसरा मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तो लड़ाई अपनी जगह अब शुरू हो गई है। हम भले ये पूछने की कोशिश कर रहे हो कौन हो सकता है, लेकिन वो लड़ाई शुरू हो चुकी है अंदर खाने। सवाल ये है कांग्रेस पार्टी के लिए क्या मैसेज है? बीजेपी तो बड़ी जीत लेकर आ गई, लेकिन वोट शेयर जरूर कम हुआ है, सीटें जरूर महाराष्ट्र में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो महाराष्ट्र का परिणाम है जो आया है वह देश की राजनीतिक स्थितियों का प्रदर्शन नहीं करता। अगर भारतीय जनता पार्टी की जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, जो तरीके हैं चुनाव जीतने के, खासतौर से ध्रुवीकरण का, तो झारखंड में परिणाम नहीं आता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण का कोई भी प्रयास झारखंड में छोड़ा नहीं था। कर्नाटक में 3 सीट नहीं हार जाती, असम में 5 में से 3 सीटें में वो पिछड़ नहीं जाती, वायनाड में वो 3रे नंबर पर नहीं जाती, कर्नाटक की दोनों सीटों पर उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। ये स्थितियां बनती नहीं, तो ये स्थितियां नहीं है। महाराष्ट्र का चुनाव निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। यह जो चुनाव परिणाम आया है यह एक आंधी का संकेत देता है, और मेरा अपना मानना यह है कि जो भी मेरा भी जो थोड़ा बहुत अनुभव है उसमें आंधी तो महसूस होती है। यह
महाराष्ट्र के किसी नागरिक को नहीं महसूस हो रही थी कि ऐसा हो जाएगा। और पिछले 5 जून के बाद से ऐसी कौन सी हालात बदल गए जिनको लेकर के इस जबरदस्त जन समर्थन मिला हो। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया दल समूह चाहे महा विकास अघाड़ी के साथ जो ये था कि जो एक साथ इनको चुनाव लड़ने की जो कोशिश इनको करनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। समाजवादी पार्टी ने तमाम विद्रोही उम्मीदवारों को अपने यहाँ महाराष्ट्र में उम्मीदवार बना दिया। एक साथ इंडिया दल समूह के लोग कम से कम जो महाराष्ट्र के 5 क्षेत्र हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पे कहीं कोई इनकी रैली नहीं दिखाई पड़ी। यह संदेश बिल्कुल नहीं गया कि जिससे ये लगे कि वो बीजेपी या बीजेपी गठबंधन के साथ मिलजुल करके लड़ना चाहते हैं। तो और कारपोरेट की भूमिका से जो भी मदन त्रिपाठी ने कहा उससे इनकार नहीं कर सकता कोई। और जितने लोग महाराष्ट्र को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सबका ये कहना है कि इससे इतना महंगा चुनाव कभी किसी ने महाराष्ट्र में देखा नहीं और उसमें सर्वाधिक संसाधन भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिखाई पड़े। तो लेकिन यह जरूर है कि एक बड़ा कारण, हालांकि इसके बावजूद मैं मानता हूं कि जो महायुति सरकार ने चुनाव के ठीक पहले एक राखी बहाना योजना शुरू की और उसके तमाम किस्तों को जो भी आगे भविष्य में दे हैं उनका भी भुगतान कर दिया। इसकी एक वजह मैं मान सकता हूं क्योंकि जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो फ्रीबीज दिए गए झारखंड में उसका भी असर है। जो मैया सम्मान योजना उनके यहाँ पर वो लागू हुआ, या जो उन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए, या जो उन्होंने बिजली के बिल माफ किए, या छात्राओं को और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को छात्रवृत्तियां दी, ये इसका भी जिस लाभ महाराष्ट्र में झारखंड में दिखाई पड़ा वह भी उसका भी एक असर हो सकता है। लेकिन ध्रुवीकरण हुआ हो, अगर ध्रुवीकरण महाराष्ट्र में हो सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ? और झारखंड में तो सर्वाधिक प्रयास किया। किस तरह के भाषण दिए हेमंत विश्व शर्मा ने, क्या क्या नहीं कहा। क्या एक ऐसी चीज घुसपैठ को लेकर के एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह ध्रुवीकरण कर्नाटक में क्यों नहीं दिखाई पड़ा? और सबसे बड़ा कि आप असम में नहीं दिखाई पड़ा, मेघालय में आप चौथे नंबर पे चले गए। हाँ, मध्य प्रदेश की 2 में से 1 सीट आप हार गए, वो आपका मंत्री चुनाव हार गया। तो अब राजस्थान में एक मंत्री जी का भाई चुनाव हार गया मीणा साहब के। तो अगर ध्रुवीकरण की स्थिति होती तो बाकी जगह भी दिखाई पड़ती, वो तो नहीं। ध्रुवीकरण को मैं प्रभावशाली नहीं मानता, लेकिन जरूर है कि महाराष्ट्र जो हुआ उसको कहेंगे ध्रुवीकरण, मतलब उसको मानेंगे ध्रुवीकरण? नहीं, उसको ध्रुवीकरण कैसे मानेंगे? उसको आप ध्रुवीकरण कैसे मान सकते हैं? जो वायनाड में चुनाव हुआ ध्रुवीकरण है, जो असम जो झारखंड में हुआ वो ध्रुवीकरण है। किसका ध्रुवीकरण है? सवाल है ना कि वो तो जो गवर्नेंस के खिलाफ, ये तथ्य है, दोनों राज्यों के लिए तथ्य है, महाराष्ट्र के लिए भी तथ्य है कि वहां महाविकास अघाड़ी महायुति सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकमेंसी का माहौल नहीं बना पाए। और यही बात झारखंड के लिए भी है कि वहां भारतीय जनता पार्टी जेएमएम सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकमेंसी नहीं बना पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही जेएमएम के विफलताओं को मुद्दा बनाने के बजाय जिन मुद्दों को लेकर के आई, उन मुद्दों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जो आप परिणाम में देख लीजिए, 28 सुरक्षित सीटों में से 27 सीटें इंडिया दल समूह ने जीता। केवल चंपई सोरेन की 1 सीट छोड़ दिए तो बाकी सभी सीटें हार गए। और जो जीत भी दर्ज हुई है वो भी जीत जबरदस्त है। जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। महाराष्ट्र में कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, कोई 2-4 हजार से नहीं जीते हैं लोग, गिनती की सीटें हैं, नहीं तो 20,000, 25,000, 50,000, लाख, इस तरह से लोग जीत रहे हैं। तो लेकिन वहां जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं उन सवालों का पर भी उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि मतदान खत्म होने के बाद जो मतदान की डेटा आए, मध्य रात्रि को जो डेटा आया, अगले दिन जो डेटा आया, 10 लाख 12 लाख उससे मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। ये सवाल हैं जिन सवालों को निर्वाचन आयोग, मैं नहीं कहता कि ईवीएम की में गड़बड़ी हुई नहीं हुई, क्या हुआ, क्योंकि मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, मेरी जानकारी में भी ऐसा नहीं कि मैं उसकी पुष्टि कर सकता। लेकिन इतनी संख्या में वृद्धि हो जाए, अहम सवाल आप उठा रहे हैं और उस पर देखिए कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है। मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे भी, क्योंकि कई बार हम ये चर्चा कर भी चुके हैं। नहीं, सुनील जी से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई भी है महाराष्ट्र में तो झारखंड में क्यों नहीं हुई, वायनाड में क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, मैंने जयदीप जी मैंने कहा नहीं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। नहीं सर, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। मैंने ये कहा, मैंने कहा भी नहीं, और मैंने केवल ये कहा कि अगर
अगर 10 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ी है 24 घंटे के अंदर, इसकी जवाबदेही निर्वाचन आयोग की बनती है। देखिए उस पे तो जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए, लेकिन कुल मिलाकर जब भी हम ईवीएम की और ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा मामला एक तरफा हो जाता है आदर्श, क्योंकि ईवीएम अगर खराब हुई है या छेड़छाड़ हुई है और जिसको करना ही है तो फिर वो झारखंड में भी कर देगा। एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, क्योंकि अभी जैसे पूर्णिमा जी ने कहा या सुनील जी भी कह रहे थे महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको मानते हैं, चुनाव में आजकल बड़े कॉर्पोरेट का हर जगह है, तो क्या झारखंड में कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट नहीं है? देखो कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा है कि हम कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को लेकर सतर्क रहते हैं और ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती और हमें रहना चाहिए। जहां हम अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा पुराना लोकतंत्र माना जाता है, वहां इलन मस्क जैसा उद्योगपति खड़े होकर ट्रंप का प्रचार कर रहा है। कॉर्पोरेट ही कॉर्पोरेट है। लोकतंत्र और कॉर्पोरेट का ऐसा खतरनाक घालमेल है कि लोकतंत्र ज्यादा है कि कॉर्पोरेट ज्यादा है, नहीं समझ में आ रहा। उसकी वजह हम मानते हैं कि हमारे यहाँ जो हो रहा है बैकडोर हो रहा है वो भी गलत है और हम समाज के रूप में उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए तो उसको बुरा मानते हैं ना। ये महत्वपूर्ण बात है। मुद्दा ये है कि अगर ईवीएम खराब हुई तो सबके लिए हुई, ध्रुवीकरण हो रहा है। ध्रुवीकरण इस देश की सच्चाई है। जब तक हम उसको कारपेट के नीचे ढकेलते रहेंगे या उसको इग्नोर करेंगे या उसको गलत मानेंगे या बोलेंगे हुआ ही नहीं, तब तक हम देश की या तो हम जानते हैं और स्वीकार नहीं कर रहे। ध्रुवीकरण अलग तरीके का हुआ झारखंड में, वहां आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, स्थानीय का ध्रुवीकरण हुआ और सहानुभूति का वोट उनके साथ रहा और ध्रुवीकरण की भाजपा की कोशिश नाकाम हुई, लेकिन सत्ताधारी पार्टी की सफल हो गई। वायनाड में क्या वोटों ध्रुवीकृत नहीं है? कितने क्रिश्चियन और कितने मुस्लिम वोट वहां पर और कितने हिंदू वोट वहां पर है? उसी को सबसे सुरक्षित सीट मानकर आप वहां क्यों जाते हो? आप इधर कहीं लड़ लेते, क्यों नहीं लड़ते हो? ध्रुवीकरण को ध्यान में रख के ही होता है ना। टिकट ही बंटते हैं जाति को देख के, धर्म को देख के, और उसके बाद हम कहते ध्रुवीकरण नहीं हुआ। 100% हुआ। और महाराष्ट्र में उस धरती से जहां पर जिस भगवा ध्वज को आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, उसको उठाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती, जिनका नाम भी लिया गया, शिवसेना जहां पर पूरा उनका नाम लेके ही आंदोलित रही, प्रेरित रही और जिसको लेकर ही सबसे ज्यादा बातचीत पूरे चुनाव में भी की गई। और बाल ठाकरे की तो राजनीति उसके शिवसेना ही बनी इसलिए थी, शिवाजी के नाम से। तो फिर उस धरती पर ध्रुवीकरण की गूंज नहीं सुनाई देगी या प्रभाव नहीं होगा तो कहां पर प्रभाव होगा? वो भगवा ध्वज और हिंदवी स्वराज की बात कहां से उठी है? किस धरती से उठी है? महाराष्ट्र से ही उठी है ना। अंग्रेजों के समय में और उसके पहले मुगलिया शासन में कहीं से अगर वो आवाज उठी है और उसको एकत्रित करके ध्रुवीकृत करके आवाज उठाने की ये अलग बात है। वो एक बड़े लंबी बहस का विषय होगा कि कैसे चलाया और अपवाद के रूप में महाराजा शिवाजी की सेना में भी वो अलग बात है। लेकिन ध्रुवीकरण था, है, और जब तक कि इस विषय को कुरेद कर नेता और राजनीति बड़ा करते रहेंगे तब तक वो वैसा ही रहेगा। और चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, किसी की सफल हुई, किसी की नहीं हुई। ये पॉइंट की बात है, किसी की सफल हुई, किसी की नहीं हुई। लेकिन देखिए बड़ा अहम है इस बात को समझना, क्योंकि झारखंड में क्या हुआ उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन झारखंड से इस वक्त हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। संजय जी, झारखंड की लड़ाई देखिए, हेमंत सोरेन ने ऐसी हिम्मत दिखाई कि बीजेपी को बहुत पीछे रुकना पड़ गया। उसकी वजह क्या रही? एक अब क्योंकि काफी वक्त हो गया है, एनालिसिस आप लोग कर रहे होंगे, तमाम मुद्दे, सिंपैथी या बीजेपी ने जिन चीजों का नैरेटिव बनाने की कोशिश की वो नैरेटिव बन नहीं पाया, बैकफायर कर गया। क्या संजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा जी, बड़ा अहम है, मैं झारखंड की लेकर बात कर रहा हूं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हम चलेंगे क्योंकि वहां पर भी 9 सीटें बहुत महत्वपूर्ण थी। झारखंड में हेमंत सोरेन को रोकने की पूरी कोशिश थी, बीजेपी ने चंपई सोरेन तक को तोड़ लिया, सब कुछ कर लिया। आदिवासी बेल्ट में लोकसभा में भी झटका खाया था, फिर हम एक बार देख रहे हैं कि बहुत बुरी तरीके से झटका खाया। लेकिन जब महाराष्ट्र में आपकी रणनीति बना लेते हैं, आप काम कर जाती है। झारखंड तो राज्य ही आपने बनाया था, रणनीति तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं? रणनीति आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही? वजह कहाँ है? देखिए, झारखंड और महाराष्ट्र में जयदीप जी ने जैसा अभी बहुत स्ट्रांगली कहा कि ध्रुवीकरण कामयाब हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ध्रुवीकरण जिस तरह से बीजेपी चाहती थी अलोंग हिंदू मुस्लिम लाइन कामयाब हुआ है। झारखंड के लोगों ने वहां पर उसको बिल्कुल नकार दिया। झारखंड में देखिए, मैं खुद झारखंड से आती हूँ, रांची से हूँ, वहाँ पर ट्राइबल वोट बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है। और ट्राइबल जो वोट है, जिस जमाने में झारखंड में कोई जेएमएम सत्ता में आएगी सोच भी नहीं सकता था, जब वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तब भी वहाँ के ट्राइबल आंख मूंद के जाते थे और उनके तीर कमान पे अपना अंगूठा लगा के चले आते थे। तो वो जो होल्ड है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्राइबल्स के ऊपर, वो आज भी बरकरार है। और चाहे कितने भी भ्रष्टाचार के एलिगेशन उन पे आप लगा दें, कितने दिन भी उनको जेल में रख दें, शिबू सोरेन पे तो मर्डर का चार्ज तक लगा
हुआ है, लेकिन वो जो उनका होल्ड है ट्राइबल वोट पे वो काफी हद तक अभी बरकरार है और उसको चंपई सोरेन भी हिला नहीं पाए। चंपई सोरेन को इन्होंने इसीलिए अपनी तरफ तोड़ा था कि उनको कोल्हन का टाइगर कहा जाता है कि वो ट्राइबल वोट में डेंट करेंगे, वो नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी जो फैक्टर रही वहां पे इसकी जीत के पीछे, इंडिया ब्लॉक की जीत के पीछे, वो है जेएमएम का अपना बेस बनाए रखना। दूसरा उनको थोड़ा सिंपैथी फैक्टर भी मिल गया, उनको इतने दिनों तक जेल में रखा। अच्छा अभी जेल से पहले भी ये कई बार उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हो चुकी थी, तो लोगों का एक जो सिंपैथी था वो हेमंत सोरेन के पक्ष में चला गया, जो बीजेपी को उल्टा पड़ गया। वहां पर ध्रुवीकरण जो होता है वो नॉन ट्राइबल एंड ट्राइबल उसमें होता है, जो कटेंगे और बटेंगे वाला ध्रुवीकरण जो ये कोशिश कर रहे थे वो वहां की नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और शायद हुआ भी होगा, लेकिन वो जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो हम जैसे लोग जो बिहार के बाकी हिस्सों से वहां जाके बसे हुए हैं, हमारा मैटर नहीं करता है। हमारी न्यूमेरिकली संख्या इतनी नहीं है कि हम किसी का भी वोट बहुत ज्यादा डिसाइसिवली अफेक्ट कर सके। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कटेंगे बटेंगे वाला ध्रुवीकरण झारखंड में काम आया है या महाराष्ट्र में भी फॉर दैट मैटर नहीं काम आया है, क्योंकि उलेमा काउंसिल तो इस तरह के हर इलेक्शन में देती है। फर्क यही रहा कि इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन और फतवे वगैरह होते हैं इस बार पब्लिक हो गए। हमने यूपी इलेक्शन बहुत लंबे जमाने तक कवर किया हुआ है, वो हमेशा इलेक्शन के पहले एक मीटिंग करते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं वो लाते हैं, हमें रिपोर्टर्स को पता चल जाता है, तो वो बाकायदा लिस्ट जारी करते हैं कि हमको किस किस पार्टी को सपोर्ट करना है, किस किस कैंडिडेट को सपोर्ट करना है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो नहीं काम आया है महाराष्ट्र में। वो अगर काम आया होता तो वो अगर महाराष्ट्र में चलता तो वो झारखंड में भी चलता। मुझे नहीं लगता है कि वो फैक्टर वहां इफेक्टिव रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी आप ही कह रहे हैं कि झारखंड की परिस्थिति थोड़ा अलग है। मैं आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी पूर्णिमा जी की बात से सहमत होते हुए कि पहले भी इसी प्रकार से जो है उलेमाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सोशल मीडिया से बाकी समाज तक ये बातें पहुंचती नहीं थी, वो उन्हीं के समाज तक रहती थी। लेकिन अब ये बातें पूरे समाज को पता चल जाती है और उससे जो है जो उसके आधार पर जो बाकी समाज है वो फिर कहीं ना कहीं उसका पोलराइजेशन या एक माइंडसेट, एक घबराहट उसको देखकर कि वो जिस प्रकार के वो जो उन्होंने मांगे रखी हुई थी उलेमा बोर्ड ने कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो ये बाकी समाज को वो प्रभावित करता है। तो ये एक अंतर आया है कि अब जो है सबको पता चल जाता है कि वो किस प्रकार की रणनीति बना रहे हैं और किस प्रकार से वहां मस्जिदों से या किसी भी माध्यम से जो है एक तरह से जो डायरेक्शन दी जाती है कि कहाँ वोट करना है, कैसे करना है। तो उसका मतलब बिल्कुल सही बात है, झारखंड में वो ऐसा कोई प्रभाव, और उसका कारण भी शायद ये कि वहां जनजातीय समाज का संख्या ज्यादा है और उनकी जो एक तरह से दृष्टिकोण है वो दूसरा है। लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थिति, क्योंकि अभी हम विधानसभा की बात करें तो एक राज्य और दूसरे राज्य को के जो विषय हैं अलग अलग हैं, दोनों हाँ अलग अलग कोनों में। अब झारखंड जैसे अपने आप में इतना मिनरल रिच स्टेट है, उसमें वहां एक और मतलब वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए राज्य है क्योंकि इतना रिसोर्सेज उसमें इतने ज्यादा है कि जो भी वहां सरकार में रहेगा उसको एक इतने बड़े जो वहां का जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा जिसकी भी सरकार रहेगी। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है देखने का। पर ये एक जरा बदलाव आया है सोशल मीडिया के कारण, अब टेक्नोलॉजी के कारण सबको बातें सब पता। अब जो पहले तो क्या था, जो छप जाता था अखबार में, जो जहां देश के कोने में पहुंच गए लोग उसी को सच मान लेते थे। लेकिन जी ये बड़ी चुनौती है। पे एक बात आई है, अभी शायद जयदीप जी ने कहा कि कॉर्पोरेट का तो रोल अब है ही, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, और क्या अगर झारखंड महाराष्ट्र में है तो झारखंड में नहीं है। इतना हाई स्टेक्स झारखंड में नहीं है, और खास करके अमेरिकन कोर्ट से जो अभी अडानी जी को लेके खुलासे आए हैं, तो इस बार तो बीजेपी के लिए मतलब महाराष्ट्र में सरकार बनाना डू और डाई वाली सिचुएशन थी। कुछ भी करके उन्हें महाराष्ट्र जीतना ही था। कुछ भी करके जीतना ही था। मुझे लगता है पूर्णिमा जी जो कह रही हैं, देखिए महाराष्ट्र हमेशा से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। बीजेपी पिछली बार भी जब चुनाव उसको सीटें कम मिली थी, 105 सीटें जब पिछले चुनाव में बीजेपी जीती थी, तब भी उसने कोशिश की थी, उसने अजित पवार को तोड़कर कोशिश की थी, हालांकि वो कोशिश नाकामयाब हो गई थी। उसके बाद उन्हें 2.5 साल तक इंतजार करना पड़ा था।
महाविकास आघाड़ी की जो जोड़तोड़ की सरकार बनी थी, तो महाराष्ट्र हमेशा से हाई स्टेक रहा है। लेकिन जिस तरीके से गीता जी कह रही थी कि हर चुनाव का एक अलग फैक्टर होता है, सिंपैथी फैक्टर को महाराष्ट्र में भी प्ले करने की भरपूर कोशिश की गई थी कि किस तरीके से देखिए जो मराठा अस्मिता है या जो मराठा मान सम्मान है और गुजराती सरकार चला रहे हैं, इस खींचतान को बनाने की कोशिश की गई थी। कोशिश की गई थी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को के साथ चीटिंग की गई, उद्धव ठाकरे के परिवार को तोड़ने की कोशिश की गई। इस सिंपैथी फैक्टर के ऊपर चुनाव को बिल्कुल उस चुनाव के को उसके इर्द गिर्द बुनने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो चुनाव नहीं चला। तो महाराष्ट्र के अंदर देखिए सिंपैथी फैक्टर दोनों चुनावों के अंदर प्ले करने की कोशिश की गई। जेएमएम ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, वहां अगर हम सिंपैथी फैक्टर को मानते हैं तो वहां उस सिंपैथी फैक्टर ने काम किया है, चूंकि अब चुनाव नतीजे आ गए हैं। लेकिन चुनाव नतीजों के आने के बाद आकलन करना तो पोस्ट फैक्ट होता है। हाइंडसाइट में तो एवरीवन है 6/6 विजन, तो पीछे पलट के देखने पे तो आपको बहुत चीजें साफ नजर आती हैं। लेकिन क्या हम ये पढ़ पा रहे थे? अधिकतर लोगों से जिनसे आप बात कर रहे हैं, सबको लग रहा था कि महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं उसने बहुत हद तक चौंकाया है, क्योंकि बीजेपी इतना अपना रिजल्ट इंप्रूव करेगी शायद किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी रही है। संगठन के तौर पर अगर आप देखें तो चुनाव चिन्ह को लेकर लोगों का, मतदाताओं का एक कंफ्यूजन होता है। महाराष्ट्र का जो ग्रामीण इलाका है, अगर आप मराठवाड़ा के इलाके के अंदर देखें, एनसीपी घड़ी का निशान किसका है, धनुष बाण का निशान किसका है, तो जनता के बीच तक कौन किसको पहुंचा पाया है, या बहुत सारा जो वोटर है वो अभी भी मान रहा है कि शायद वो शरद पवार को वोट देने गया है अगर घड़ी का निशान दबा रहा है तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो जो जमीन के ऊपर होती हैं। लेकिन संगठन की ताकत वहीं आती है। और अगर आप संगठन के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने शायद ज्यादा एग्रेसिवली ये चुनाव लड़ा। जहां तक कॉर्पोरेट फैक्टर का चुनाव है, देखिए कॉर्पोरेट फैक्टर हमेशा से अगर आप देखिए तो वो हमेशा सत्ता के साथ जाता है। जिसकी सत्ता होती है, कॉर्पोरेट आमतौर पर उसके साथ जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना है, उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो चाहे गौतम अडानी का नाम लें या मुकेश अंबानी हो, या ये जितने भी बड़े कॉर्पोरेट हो, टाटास का नाम ले लीजिए, वो जिस राज्य के अंदर जाते हैं वहां के साथ उनके साथ कारोबार करते हैं। और वो तस्वीरें जो हैं वो सामने आ ही रही हैं कि इसके अंदर जो फहरिस्त भी अमेरिका के कोर्ट से सामने आई है, उसके अंदर अधिकतर राज्य तो जो अपोजिशन वाले हैं, तो ये अपोजिशन के हैं। और ये तो कॉर्पोरेट को किसी एक फैक्टर के ऊपर कि भाई गौतम अडानी चुनाव जितवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो फिर भाई देश जो है वो गौतम अडानी चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक कॉर्पोरेट घराना जो है उसके हित हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो तो राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार के साथ भी काम कर रहा था, वो केरल के अंदर सीपीआईएम की जो सरकार है, पिनराई विजयन, उसके साथ भी काम कर रहा है। तो कॉर्पोरेट को इतना ज्यादा तवज्जो देना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता का जो जनादेश है उसका अपमान भी है। जनता फैसला करती है, वो मत देने के लिए जाती है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा किसी कॉर्पोरेट का प्रभाव नहीं होता। टाटा का नमक खा के आप जरूरी नहीं है कि टाटा के अनुसार वोट करेंगे। नहीं, देखिए बड़ी अहम बात आप करें, लेकिन एक सवाल देखिए बार बार मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि कई बार हमने खबरों के खिलाड़ी में इस पर चर्चा की, मराठवाड़ा। मैं उसको ऐसे जोड़ रहा हूँ कि बीजेपी की जीत पर तो बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन कांग्रेस है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे हैं, उनकी हार पर उस तरीके से बात नहीं हो रही। अभी भी वहां सिंपैथी फैक्टर दिख रहा है, लेकिन वो सिंपैथी वोट में कन्वर्ट नहीं हुई। मराठवाड़ा की जो नाराजगी थी, एमवीए उसको भुना नहीं पाया, और बीजेपी जिनसे लोग नाराज नजर आ रहे थे, वो वहां पर ओबीसी फैक्टर और तमाम चीजों को जोड़कर और शायद वोट वहां से खींच कर ले आई। अभी तक की अगर बात करें तो कम से कम इन्होंने रणनीति बनाई, रणनीति पर काम किया। वो वहां पर आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाया। जयदीप जी, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं जरा एक आंकड़ा बताता हूं, बड़ा रोचक आंकड़ा। मुझे लगता है जयदीप जी इस पे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि महाराष्ट्र के अंदर 15 सीटें ऐसी हैं जहां जो अंतर है जीत का वो 2000 का है, और 65 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 से कम का अंतर है। और ये बात हमने शुरू में कही थी, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि सीटों का बंटवारा तो हो गया, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन उम्मीदवारों को फिर भी एडजस्ट करना था। तो जो उम्मीदवार था वो था एनसीपी अजीत पवार गुट का, लेकिन लड़ा है भाजपा के टिकट पे। ऐसे ही वो शिवसेना का शिंदे गुट का उम्मीदवार था, लेकिन भाजपा के टिकट पर लड़ा है। और ऐसे ही भाजपा का उम्मीदवार था, लेकिन उसको वहां से लड़ाया गया। ये सारा जो चीज था ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। वहीं जिनको टिकट नहीं मिले थे वो बागी होकर खड़े हो गए थे। ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा प्रणय ने बताया, और हम यही मानकर चल रहे थे कि बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जहां पर हार जीत का अंतर कम होगा। अगर 15 सीटें ऐसी हैं जहां 2000 से कम का अंतर है, 15 सीट बहुत मायने रखती हैं, पूरा पासा पलट सकती है। आज जिस 132 की प्रचंड जीत को हम, उसमें 15 सीट आप माइनस कर लीजिए, अचानक से तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे ही 10,000 से कम वाली आपने कितनी सीट बताई प्रणय? 65, बहुत बड़ा नंबर। मालेगांव सेंट्रल की जो सीट है उस पर तो अंतर है 75 वोट का। देखिए 75 वोटों से, तो अगर केवल 75 वोटों से और एक एक वोट से भी हार जीत हुई है, मध्य प्रदेश की धार की सीट बहुत चर्चित रही है, नीना वर्मा वाली एक सीट, सीपी जोशी वाली भी एक सीट, एक वोट वाली, एक वोट, और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। तो ये एक वोट जो होता है ये भी बहुत मायने रखता है, एक एक वोट की कीमत होती है।
और इस तरह के चुनाव में जब बहुत सारे फ्रैक्शंस बन जाते हैं, बहुत सारे धड़े बढ़ जाते हैं, उनके समर्थक अपने आप में आपस में बढ़ जाते हैं, तब फिर हार जीत का, क्योंकि जनता खुद कंफ्यूज होती है कि वो अपनी व्यक्तिगत किसी से पसंद नापसंद को तरजीह दे या विचारधारा को तरजीह दे, पुराने गुस्से और गम को तरजीह दे, उसके काम नहीं हुए, काम रुक गए, पानी की सप्लाई नहीं हुई, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, मेरी गमी में नहीं आया, मेरे उठाने में नहीं आया, मेरे बर्थडे पे, ये ऐसे समीकरण है जो हमारी इस तरह की सारी स्ट्रेटेजी और रणनीतिक बहसों से जो एयर कंडीशन कमरों में होती है, बहुत आगे की होती है। हम आप सोचिए ना अपने मोहल्ले में, जब अरे ये पार्षद ऐसा ही है, ये हमारे घर नहीं आया था, इसने पानी का टैंकर नहीं पहुंचाया था, इसने मेरे बच्चे का फॉर्म नहीं भरवाया, इसने मेरे भाई को नौकरी दिलवाने में आनाकानी की, पूरा परिवार गुस्सा होकर बैठ जाता है और वोट देने नहीं जाता है या दूसरे को वोट दे आता है, चाहे वो उसका समर्थक रहा हो। ऐसे बहुत सारे भी, हालांकि ओवरऑल जब तस्वीर उभरती है तो हम कोई दूसरी चीजों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के चुनाव में स्थानीय समीकरण, उम्मीदवारों से राजी नाराजी, उनका विचारधारा का और व्यक्तिगत जो उनकी उम्मीदवार में आस्था है, इनका अंतर्द्वंद, ये सब भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और उसका एक जो पूरा संवेद स्वर बनता है, एक सामूहिक तस्वीर नजर आती है, हम उसका आकलन कर रहे होते हैं। लेकिन जहां तक अगर हम बात करें कि रणनीति ही नहीं थी, मुझे लगता है कि इससे मैं सहमत नहीं। एक जो कहावत है ना कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, और असफलता जो होती है उसका कोई माँ बाप होता ही नहीं। तो जब सक्सेस आ जाती है तो सबको लगता है कि लोकसभा के चुनावों में जब बात हो रही थी संविधान बदलने की, तब किसी को नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा फैक्टर है। सब कह रहे थे, यही हमने खबरों के खिलाड़ी करते हुए यहीं पर बात की हो, उस पर कहा कि प्रभाव तो है पर इतना नहीं है, कुछ जगहों पर है। लेकिन भाजपा ने इतने सारे रणनीतिक मोर्चे खोल दिए हैं कि ब्रांड मोदी है, फिर भारत रत्न हैं जो बांटे गए हैं, फिर पाला बदल के आए हुए उम्मीदवार हैं, फिर राहुल गांधी जैसे चेहरे को लोग कैसे अपना नेता मान लेंगे, या विपक्ष में तो इतना टूट है, इंडिया तो है ही नहीं, इंडिया तो गठबंधन ही नहीं बना है, जो गठबंधन ही नहीं बना वो क्या जीत दर्ज करेगा। और जब 240 देखो संविधान बदलने ना, अरे हमने तो रोक दिया, हमने तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा डाल दिया, देखो हमने तो शॉक वेव डाल दी, अरे हमारी रणनीति काम कर गई। तो आप पहले तो यही कहते हैं रणनीति नहीं है, लेकिन बाद में आपको, क्योंकि रणनीति होती है, दिक्कत यह है कि भारत के चुनाव इतने पेचीदा हैं, इतने उलझे हुए हैं, वो सिंपल रिपब्लिक और डेमोक्रेट वाले चुनाव नहीं है, और इसलिए जनता के मानस को भांप पाना आसान नहीं है। इसलिए कई स्तरीय रणनीति बनानी पड़ती है, जाति वाली भी, धर्म वाली भी, बटेंगे कटेंगे वाली भी, संविधान वाली भी, और इनमें से कौन सी रणनीति पूरी तरह कारगर साबित होगी, ये है सबका मिला जुला ही असर, ये किसी को नहीं पता होता। वरना जो भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास के चरम पे थी और लोकसभा चुनावों के ठीक पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत के शानदार परचम लहरा दिए थे, और अपने क्षत्रपों को पीछे छोड़कर केवल मोदी की गारंटी पर जीती हुई भारतीय जनता पार्टी इतने खटकर्म कर ले लोकसभा में कि कोई कोना खाली नहीं छोड़ा था। जिसको दल बदलवाना था उसको बदलवाया, अजीत पवार का फ्रैक्शन तोड़कर लाए, एकनाथ शिंदे वाली सरकार वो पहले ही बना चुके थे, जाति और वोट के समीकरणों के आधार पर टिकट बांटे गए, जाति और वोट समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारत रत्न, क्या जरूरत है भाई इतनी सारी चीजें करने की। वो इसलिए है क्योंकि आपको नहीं पता कि केवल एक रणनीति कितनी कारगर होगी, एक नारा, एक रणनीति भारत में जनरली काम नहीं करती। एक समय था जब गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी इतनी आ गई, या इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सिंपैथी वेव चली, सहानुभूति की लहर में 400 के पार जो कांग्रेस गई, अब आज तक वो इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी 400 पार जा पाना किसी भी लहर पर सवार होकर फिलहाल एक स्वप्न नजर आता है। वो कोई और लहर बन जाए ऐसी जिसमें ऐसा हो जाए तो वो हम कह नहीं सकते, कि वो राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें किसी भी संभावना से कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। बढ़िया बात आप कह रहे थे कि जल्दी से बोलो। अभी आपने पूछा कि जो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की स्ट्रैटेजी की बात नहीं हो रही है, फेलियर के पीछे क्या कारण रहे, तो ये हमने आपके साथ भी कई बार डिस्कस किया है। उन्होंने कोई नया नैरेटिव क्रिएट नहीं किया और इनके नैरेटिव पे वो सिर्फ रिएक्ट करते रहे, जो कि पुरानी जो उनकी संविधान की और बातें थी जो वही कंटिन्यूएशन में चलता रहा, रेपिटेशन हो गई उसकी, लोग उससे थक गए थे। और इधर बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली एक नया नारा दे दिया, नया नैरेटिव गढ़ दिया, जिसको कि ये काउंटर करने में उतना इफेक्टिवली कामयाब नहीं हुए हैं। ठीक है, देखिए एक बार यूपी पर बात करनी जरूरी है। सुनील जी जुड़े हुए हमारे साथ। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ा है मैं समझना, ठीक है, कारण क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर तो चर्चा रहेगी, उस पर भी, लेकिन नतीजे जो दिखा रहे हैं, बीजेपी आगे है, समाजवादी पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है, और साख का सवाल बन गया था अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव। तो अब यूपी और उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी चाह रही थी कि मोमेंटम बरकरार रहे, वो मोमेंटम तो टूट गया, और अगर झटका है तो कैसे है और कैसे उभरेंगे इससे? ये उसी तरह से मोमेंटम टूटा है जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ की चुनाव की सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में मोमेंटम बनाया था।
अगर आप चुनाव होने नहीं देंगे, चुनाव मतदान को लेकर तमाम तरह के सवाल पैदा होंगे। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के पास जो अपनी सीटें थी उसमें अगर आप कुंदरगी की सीट को कहिए तो वो हार गई। कुंदरगी की सीट वो सीट है जहां के उम्मीदवार वहां कर रहे थे कि हम दोबारा मतदान कराया जाए, इस तरह का आक्रोश था। बाकी जो उसकी 2 सीटें ऐसी परंपरागत सीटें उसमें उसका कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी फुलपुर भी पिछले बार विधानसभा में जीती थी, इस बार भी जीती। मझवा भी उसके सहयोगी दल ने जीता था, इस बार भी जीता। मीरापुर की पार्टी ने जीता था, इस बार भी जीता। गाजियाबाद बीजेपी की पार्टी वहां से जीतती रही है, इस बार भी जीती। एक कटहरी सीट ऐसी है जिसको आप ये कह सकते हैं कि वहां पे समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। पूरे अंबेडकर नगर में कोई सीट नहीं जीत पाई थी बीजेपी, और इस बार वहां पे कटहरी में वो जीत गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मतदान हुआ और जो सवाल पैदा किए गए उसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। आखिर अगर आप मेरी स्मृतियों में नहीं है, अगर किसी ने देखा हो तो मैं नहीं कह सकता कि मतदान के दिन सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस लोगों से पूछ रहे हो कि आप कहां जा रहे हैं। एक तरफ आप मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी शिरकत करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये सुनिश्चित करने लगे कि कम से कम लोग मतदान करने के लिए निकले। ये स्थितियां नहीं दिखाई पड़ी। ये जरूर है कि इस नैरेटिव से इस परिणाम से यह नैरेटिव बनता हुआ नहीं नजर आता कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने लोकप्रियता को बरकरार रख पाएगी। निश्चित रूप से अब एक चुनाव मिल्कीपुर के होने वाला है। केवल आप कटहरी की सीट को आप हटा दीजिए तो कोई ऐसा परिणाम नहीं है जो अप्रत्याशित रहा हो। और जहां लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से फूलपुर में लोग विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 17,000 वोटों से पिछड़ गई थी वो। लेकिन मझवा की सीट पर उसने अपनी बढ़त बरकरार रखी, भले 1800 ही सीट की उसकी बढ़त थी। खैर में भी उसकी बढ़त बनी हुई थी 1000 सीटों की, तमाम परिवर्तनों के बावजूद। मीरापुर में भी उसकी बढ़त बनी हुई थी, गाजियाबाद में उसकी बढ़त बनी हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई इतना बड़ा ये परिवर्तन आ गया। लेकिन यह भी जीत भारतीय जनता पार्टी तब दर्ज कर पाई जब 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। 8 पुलिसकर्मियों को चुनाव के कार्यों से अलग कर दिया गया। तमाम लोग ये शिकायत करते हुए पाए गए कि जिनको वोट देने नहीं दिया गया। हम सभी ने देखा कि पुलिस वाले किस तरीके से रिवॉल्वर लहरा करके लोगों को वोट देने से रोक रहे थे। अगर यह परिणाम सामान्य, आप क्यों चुनाव जीतते हैं? चुनाव जीत करके आप यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरी लोकप्रियता है, सरकार को लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर जब आप रामपुर और आजमगढ़ की तरह चुनाव जीतते हैं, चुनाव तो आप जीत जाते हैं, संख्या भी आपकी बढ़ जाती है। जब फिर अगला चुनाव आता है तो आप पूरी तरह से हारते हैं, जो रामपुर में हुआ और आजमगढ़ में हुआ। मेरा अपना मानना यह है कि इस उपचुनाव का परिणाम इस बात का संकेत कतई नहीं देता कि लोकसभा चुनाव के दौरान बनता हुआ पॉलिटिकल नैरेटिव खत्म हो गया। यही मैं जानना चाह रहा था सुनील सर, यही मैं जानना चाह रहा था कि आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। जयदीप सर, आपको भी ऐसे ही लग रहा है? मेरा ये मानना है कि बहुत सारे मुद्दे जो हैं सुनील जी ने जो उठाए उन पर निश्चित ही विचार होना चाहिए, और अव्यवस्था अगर हुई है या किसी तरह की कोई भेदभाव हुआ है तो उस पर बात होनी चाहिए। और जनता ये भी देख रही होती है, जनता जैसे नारों को देखती है, जीत को देखती है, तो जनता इस तरह की गड़बड़ियों को भी देखती है। और जो गड़बड़ियां उनका आगे जवाब आता है, मैं इससे सहमत हूँ। जनता कभी ना कभी जवाब जरूर देती है। आज आप सफल हो गए हैं जोड़ जुगाड़ करके, तो जरूरी नहीं कि जोड़ जुगाड़ करके आगे भी सफल हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे जुगाड़ से अपनी पार्टी से अलग होकर मुख्यमंत्री बन गए थे, पर अब उनके पास अग्नि परीक्षा का मौका था जब अपने दल का नेतृत्व करते हुए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें लानी थी, लाए हैं ना। ऐसी अग्नि परीक्षाओं से राजनीतिक दलों को लगातार गुजरना पड़ता है। जहां तक बैरिकेडिंग की बात थी, हम लोग चूंकि लाइव थे, अमर उजाला का पूरा नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में, हमने प्रशासन से बात की थी, उनके वक्तव्य लिए थे, और उनका कहना था कि जो सीटें हैं अगर वो शहरी क्षेत्र में आ रही हैं और विधानसभा की सीमाएं सटी हुई हैं, तो जो नियम होता है मतदान के दिन की, एक विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे में नहीं जा सकता, केवल वहां रहने वाला और वहां का वोटर है उसी को वहां भ्रमण करने का, आसपास घूमने का या वोट देने, इसीलिए छुट्टी होती है। और पूरे उसकी कहीं पर इसको सख्ती से पालन किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता। प्रशासन ने ज्यादा सख्ती कर दी होगी। वो बैरिकेडिंग इसलिए हुई, उनका जवाब ये था कि सीमाएं बिल्कुल सटी हैं, ये इधर का मोहल्ला इस विधानसभा में लग रहा है तो उधर का मोहल्ला दूसरी विधानसभा में लग रहा है, तो हमको बैरिकेडिंग करनी पड़ी। ये प्रशासन का जवाब था, और इसको स्वीकार या अस्वीकार करना हर व्यक्ति पर निर्भर है। सबने अपने अपने तर्क सामने रखे हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा नैरेटिव गढ़ दिया गया और लोकसभा का नैरेटिव ध्वस्त हो गया, जिस पर सुनील जी ने बात खत्म की थी और मेरे पास सवाल लेकर आए थे, मेरा ये मानना है कि जैसे ही जल्दबाजी और जैसी बेचैनी
इंडिया गठबंधन ने दिखाई लोकसभा के चुनाव परिणामों के बाद, वो करना ही सबसे बड़ी राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय होगा, नासमझी का परिचय होगा। कभी भी आप किसी भी परिणाम को लेकर किस लिमिट तक उत्साहित होंगे या किस लिमिट तक निराश होंगे, यही आपकी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। अगर आप उस सोचेंगे सातवां आसमान छू लिया, किला फतेह जबकि आप जीते ही नहीं है, केवल आपने अपना परिणाम बेहतर किया है और सामने वाले को उसके अपेक्षित परिणाम तक नहीं पहुंचने दिया है। इसको लेकर अति उत्साह का खामियाजा इस वक्त समूचे विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। पूरा नैरेटिव गढ़ा, आप संविधान की प्रतियां ले लेकर सदन में बैठे, अवधेश प्रसाद को आपने भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे बड़ा प्रतीक बनाने की कोशिश की, बनाया ना चाहिए था, लेकिन किस हद तक जाना चाहिए, मैं हद की बात, जिस अयोध्या को इतना बड़ा प्रतीक बनाया, इतना बड़ा इवेंट आपने रचा, 500 साल का पूरा इतिहास सबको दोहराया और समूचे हिंदू मानस के लिए बड़ा उत्सव था, इसमें कोई शक नहीं है। हमने उस इवेंट को भी कवर किया और लाइव जब रामलला प्रकट हुए तब लोगों की आंखों से बहने वाली अश्रुधारा को भी देखा है। लेकिन फिर वही बात है, आप उसको किस लेवल तक प्रोजेक्ट करेंगे और यूज करेंगे। कहीं भाजपा ने शायद उसके उस हाइप को ज्यादा कर दिया और उसको समझ नहीं पाया और टाइमिंग भी गलत हुई। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे जनवरी में और चुनाव आप करवाएंगे मई में, तो उसका इफेक्ट डाइल्यूट हो गया, वो खामियाजा भाजपा ने भुगता। ऐसे ही विपक्ष ने अपनी छोटी सी उपलब्धि को जितना बड़ा बनाने की कोशिश की, वो उनकी गलती थी। दोनों तरफ से गलतियां हुई ना, और इसीलिए अयोध्या में मिली उस हार को, जबकि अयोध्या विधानसभा नहीं हारे थे, वो आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिला के। और अवधेश प्रसाद क्यों जीते, जातिवाद कैसे हावी हुआ, जो अवधेश पासी थे कैसे वो प्रसाद, वो सारी बातों पर हम बहुत लंबा विमर्श कर, लेकिन उनको जानबूझ के संसद में अखिलेश यादव अपने पास में बिठा रहे थे, जेब में संविधान की प्रतियां रख के जा रहे थे। आपका कार्ड उल्टा पड़ा ना, संविधान की उस प्रति को जो राहुल गांधी दिखाते थे सभा में, खोला गया तो अंदर कोरे पन्ने निकले। किरकिरी किसकी हुई? हर व्यक्ति अपने कदम के लिए, अपने निर्णय के लिए, अपने वचन के लिए खुद जिम्मेदार है। वो एक्शन कर रहा है और रिएक्शन को तोहमत लगा रहा है। आप अपनी एक्शन को कंट्रोल कर लीजिए, रिएक्शंस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। ये बात आप कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके की स्थिति बनी और खासकर महाराष्ट्र हो, झारखंड हो और उत्तर प्रदेश, क्योंकि कई जगह पर उपचुनाव हुए लेकिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी, तो जो इसके मायने हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे सभी खास मेहमानों से। और संदेश सभी पार्टियों के लिए है इसमें। महाराष्ट्र में अगर विपक्ष के लिए है तो झारखंड में बीजेपी के लिए भी है, बीजेपी के साथ जो दल हैं उनके लिए भी है। पब्लिक ने अपना फैसला सुना दिया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र झारखंड में तस्वीर साफ नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या होगा, उससे जुड़े अपडेट, उससे जुड़ी जानकारी भी अमर उजाला.com पर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।